दादा कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। आप लोग पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। ईशा बेटी, बच्चों को अपने कमरे में ले जा। तेरे कमरे में जो बाथरूम है ना, वहाँ ये लोग नहा लेंगे, बाकी लोग गेस्ट रूम इस्तेमाल कर लेंगे। जी मम्मी, ये लोग इतनी दूर से ट्रेन में सफर करके आए हैं, इन सबके शरीर से कितनी बदबू आ रही है। हमारे शरीर से बदबू नहीं आ रही है, मुझे तो गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है। ईशा, बच्चों को अपने साथ ले जा। नहीं, ये मेरे बाथरूम में नहीं नहाएंगे, मेरा बाथरूम गंदा हो जाएगा। आप इन्हें ऊपर वाले कॉमन बाथरूम में भेज दीजिए ना। अरे ईशा बेटी, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे मामा मामी और भाई बहन ही तो हैं। जो भी हो, पर मेरी प्रिवेसी और सफाई मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी को ऊपर वाले कमरे में भेज दो, गलती से भी कोई मेरे कमरे के आसपास नहीं आना चाहिए। सभी गेस्ट रूम में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद नहाकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। ये लो, सैंडविच खाओ। बुआ दादी, हमें सैंडविच नहीं खाना। क्या हमें चाय और टोस्ट मिल सकता है? हम घर पर वही खाते हैं। बड़े शहर में यही नाश्ता बनता है, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना भूखे रहना पड़ेगा। मालती, तुमने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया है ना। अपने बच्चों को समझाओ कि दूसरों के घर में अपनी मर्जी नहीं चलाते। बच्चों, जो मिला है वही खा लो, जिद मत करो। ऐसे ही दोपहर होती है, सभी टीवी देख रहे होते हैं। चिंकी और वीर खेलते खेलते सोफे पर कूदने लगते हैं। स्टॉप इट, तुम दोनों जंगली हो क्या? मेरा कीमती सोफा गंदा कर रहे हो। हम तो बस खेल रहे थे। चुपचाप बैठो, नहीं तो अपने कमरे में जाओ। सही कह रही है ईशा। बच्चों, तुम लोग अपने रूम में जाओ और वहीं बैठो, यहाँ हॉल में गंद मत फैलाओ। मम्मी, मैंने कहा था ना कि बच्चों को बुलाना आफत है। मालती अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। अरुण, हमें यहाँ हर बच्चों को बात बात पर डांटा जा रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम यहाँ अपमान सहने आए हैं? मुझे सब दिख रहा है मालती, ये लोग हमें बोझ समझ रहे हैं। बस 1-2 दिन की बात है, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक शाम सभी टीवी देख रहे थे। दीदी, बहुत प्यास लगी है। हाँ, मुझे भी प्यास लगी है। चल खुद किचन से पानी पी लेते हैं। चिंकी और वीर किचन में आते हैं और फ्रीज खोलते हैं। चिंकी दीदी, फ्रिज के ऊपर शरबत की बोतल और कांच के गिलास रखे, चलो शरबत पीते हैं। वीर फ्रीज से कांच का गिलास निकालता है और गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं। ओह माय गॉड, मेरा इतना महंगा और सुंदर गिलास का सेट, तुम बच्चों ने इसे तोड़ दिया। इतना कहकर ईशा, वीर और चिंकी दोनों को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को थप्पड़ मारने की? इन्होंने हमारे महंगे गिलास तोड़ दिए हैं। और इनकी हिम्मत कैसे बिना हमसे पूछे हमारे किचन में आकर हमारी ही चीजों को हाथ लगाने की? वो बच्चे हैं, गलती से गिर गया होगा, पर तुम इतने छोटे बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मालती, तुम्हारे बच्चे मेहमानों के घर में ऐसे ही तोड़फोड़ करते हैं क्या? ईशा ने सही किया, इससे इन्हें तमीज आएगी। बस बहुत हो गया बुआ, हम यहाँ थप्पड़ खाने नहीं आए थे। मालती, पैकिंग करो, हम इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। अरुण और पूरा परिवार टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अब हम सीधे मालती के गांव जा रहे हैं पिताजी। आपको अब कोई ऐतराज तो नहीं है ना? देख लिया ना आपकी बहन के घर, हमारी क्या इज्जत है। अरे नहीं बेटा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि माधुरी इतनी बदल गई है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ईशा ने वीर पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। मालती बहू, हमें माफ कर दो बेटा। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? बहू, हमने तुम्हारे मायके को हमेशा गरीब समझा, पर आज हमें समझ आ गया कि अमीर रिश्तेदारों का कोई फायदा नहीं है। अरुण मालती के गांव की टिकट लेकर अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। एक दिन के सफर के बाद सभी मालती के मायके पहुंचते हैं। अरे मेरी बिटिया आ गई। ममता, ओ ममता, अरे जल्दी बाहर आ। अरे देख तो कौन आया है। ममता आरती की थाली लेकर दौड़ती हुई आती है। मेरी आंखें तरस गई थी तुम सबको देखने के लिए। दामाद जी, समधी जी, समधन जी, आप सबका हमारे इस गरीब खाने में स्वागत है। ममता सबकी आरती उतारती है। पूरा परिवार घर के अंदर आता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अरे रे रे रे, ये गांव की बिजली भी ना अभी जानी थी। ए जी, हाथ पंखा से हवा कीजिए ना, वरना सबको गर्मी लगने लगेगी।
हाँ, आप लोग बैठिए, मैं हाथ वाले पंखे से आपको हवा करता हूँ। ममता, तू जल्दी से इनके लिए ठंडा पानी और नाश्ता लेकर आ। पिताजी रहने दीजिए ना, आप क्यों पंखा कर रहे हैं, हम सब ठीक हैं। हाँ ससुर जी, आप बैठिए, आप थक जाएंगे। दामाद जी, आप सालों बाद हमारे घर आए, आपको हम लोग कैसे कोई तकलीफ दे सकते हैं। आप बैठिए, मुझे सेवा करने दीजिए। हरीलाल हाथ पंखे से हवा करने लगता है। थोड़ी देर में बिजली वापस आ जाती है। तभी ममता रसोई से ताजे कटे हुए तरबूज, आम का शरबत और नाश्ता लेकर आती है। ये ताजा फल हमारे गांव के बगीचे के हैं और ये पकौड़े खाइए, शुद्ध सरसों के तेल में बने हैं। बच्चों, तुम लोग भी खाओ पियो आराम से। वाह नानी, ये शरबत तो बहुत टेस्टी है। मुंबई में तो हमें सिर्फ कड़वा जूस मिलता था। और ये पकोड़े, ये तो मम्मी के हाथ जैसे यम्मी हैं। सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद ममता सबको एक कमरे में ले जाती है। देखिए, हमारे पास तो एक ही बड़ा कमरा है। हमने इसमें साफ गद्दे और चादरें बिछा दी हैं। आप सब यहाँ आराम कर लीजिए। मालती, तू भी आराम कर ले, तब तक रात के खाने की तैयारी करती हूँ मैं। चिंकी और वीर तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं। सकती थी, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी खुद को थकाने की क्या जरूरत है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इन सब कामों से थोड़ा अलग ही रहो। आरव, अगर मैं अभी से अलग रहूंगी तो घर का हिस्सा कैसे बनूंगी? मुझे काम से परेशानी नहीं है, मुझे बस अपनापन चाहिए। आरव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और उसकी आंखों में सम्मान दिखता है। सुशीला बेलन रोककर मीरा को ध्यान से देखती है। महेंद्र अखबार मोड़कर टेबल पर रख देते हैं। नेहा अपना टिफिन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। घर का माहौल सुबह की जल्दी के बीच थोड़ा नरम पड़ने लगता है। ठीक है मीरा, आज से तुम मेरे साथ रसोई संभालो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, घर में फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। मम्मी जी, मैं खर्च कम करने में आपकी मदद करूंगी। शायद कुछ तरीके बदल सकते हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं महीने का हिसाब देखना चाहूंगी। सुशीला एक पल के लिए चौंकती है और हाथ में पकड़ी रोटी तवे पर डालती है। महेंद्र तुरंत मीरा की तरफ देखते हैं, जैसे कोई नई बात सुन ली हो। आरव दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराता है। नेहा बाहर निकलते निकलते रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। मीरा शांत खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। घर के इस छोटे से किचन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव शुरू होने वाला है। अब बात सिर्फ एडजस्टमेंट की नहीं है, बल्कि सोच बदलने की भी है। सुशीला मन ही मन सोच रही है कि क्या सच में ये लड़की घर के हालात समझ पाएगी। मीरा चुपचाप प्लेट सजाने लगती है। शाम के करीब 7 बज रहे हैं। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की आवाज लगातार आ रही है। हॉल में ट्यूबलाइट जल रही है और डाइनिंग टेबल पर कुछ कागज फैले हुए हैं। महेंद्र कैलकुलेटर हाथ में लिए बैठे हैं और उंगलियों से बटन दबा रहे हैं। सुशीला पास में कुर्सी पर बैठी है और किराने की लिस्ट देख रही है। नेहा ऑफिस से लौटकर बैग सोफे पर रखती है और थकी हुई सी बैठ जाती है। मीरा पानी के गिलास ट्रे में लेकर आती है और टेबल पर रखती है और धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर महेंद्र सुशीला को लिस्ट दिखाते हुए कहते हैं, अरे सुशीला, इस महीने फिर से 5,000 की कमी रह गई। बिजली का बिल बढ़ गया है और दवा का खर्चा भी। पेंशन से अब घर संभालना मुश्किल हो रहा है। हर महीने यही हिसाब दोहराना पड़ता है। मैं तो पहले ही कहती थी, थोड़ा हाथ खींच कर चलो। छोटी छोटी बचत ही बड़ा सहारा बनती है, लेकिन खर्च रुकता ही नहीं। मीरा चुपचाप कागजों की तरफ देखती है और उंगलियों से लिस्ट सीधी करती है। वो कैलकुलेटर की तरफ झुककर नंबर देखती है। महेंद्र हल्की सांस छोड़ते हुए कुर्सी पर पीछे टिक जाते हैं। नेहा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लेती है और मोबाइल साइड में रख देती है। घर का माहौल तनाव भरा है, लेकिन मीरा के चेहरे पर घबराहट नहीं है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मीरा कहती है, पापा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये पूरा हिसाब एक बार देख लूं। शायद कुछ खर्च ऐसे हों जिन्हें थोड़ा कम किया जा सके। भाभी,
ये एक्सेल शीट का मामला नहीं है, ये असली जिंदगी का खर्च है। हर चीज जरूरी है यहाँ, कोई फालतू खर्च नहीं होता। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसे भरोसा नहीं है कि कुछ बदल सकता है। मीरा उसकी तरफ देखती है, लेकिन जवाब देने से पहले कागज उठाती है। वो एक एक लाइन ध्यान से पढ़ती है। आरव ऑफिस से आता है और जूते उतारते हुए टेबल की तरफ देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि फिर से वही महीने का हिसाब चल रहा है और वो कहता है, क्या हुआ, फिर से बजट की मीटिंग चल रही है? लगता है इस महीने भी जोड़ घटाव ही रहेगा। इसका कोई हल निकलता क्यों नहीं? हल है, लेकिन थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन ग्रोसरी लें और बिजली के प्लान को बदल दें तो हर महीने 2 से 3 हजार बच सकते हैं। आरव रुककर मीरा की तरफ देखता है, जैसे उसे उम्मीद की किरण दिखी हो। महेश चश्मा ठीक करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। सुशीला कुर्सी पर बैठी थोड़ा आगे झुक जाती है। नेहा हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है, जैसे परख रही हो। मीरा मोबाइल निकालती है और कुछ प्लान दिखाने लगती है। फिर महेंद्र कहते हैं, तुम्हें इन सब का अनुभव है? ये सब इतना आसान नहीं होता। कई बार सस्ता दिखता है लेकिन बाद में महंगा पड़ता है। मैं पहले एक कंपनी में अकाउंट संभालती थी। खर्च कम करना ही मेरा काम था। घर छोटा हो या बड़ा, हिसाब का तरीका एक ही होता है। मीरा की बातों में दम था। मीरा की बातें सुनकर सुशीला पहली बार थोड़ा गर्व से मीरा को देखती है। महेंद्र कैलकुलेटर नीचे रख देते हैं और कुर्सी सीधी कर लेते हैं। आरव पास आकर मीरा के पीछे खड़ा हो जाता है। नेहा मोबाइल लेकर मीरा के बताए ऐप को चेक करने लगती है। कमरे का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मीरा एक एक पॉइंट समझाती है। कहां से सब्सक्रिप्शन बंद हो सकता है, कौन सा प्लान सस्ता पड़ेगा और कैसे महीने की शुरुआत में ही बचत अलग रखी जा सकती है। उसकी आवाज शांत है लेकिन भरोसे से भरी है। अगर सच में इतना बच सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। घर चलाना सबकी जिम्मेदारी है, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। ठीक है, इस महीने से तुम्हारे तरीके से ही चलते हैं। अगर फर्क पड़ा तो समझूंगा कि घर में नई सोच आई है, वरना फिर पुराना तरीका ही अपनाएंगे। मीरा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। आरव उसकी तरफ देखता है और आंखों से धन्यवाद कहता है। नेहा भी चुपचाप मान जाती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। महेंद्र पहली बार राहत की सांस लेते हैं। सुशीला रसोई की तरफ जाते हुए कहती है, आज चाय मीरा बनाएगी। इस छोटे से फ्लैट में आज सिर्फ हिसाब नहीं बदला है, बल्कि भरोसे की शुरुआत हुई है। मीरा अब सिर्फ नई बहू नहीं है, वो घर की जिम्मेदारी संभालने वाली सदस्य भी है। शायद यही पहला कदम है उस बदलाव की ओर जो आने वाले दिनों में इस घर की तस्वीर बदल देगा। रविवार की सुबह है। आसमान बिल्कुल साफ है और हल्की धूप छत पर फैली हुई है। कुछ महीने पहले जो गमले खाली और सूखे पड़े थे, आज उनमें हरी हरी मेथी, धनिया और टमाटर के पौधे लहलहा रहे हैं। मीरा झुककर एक टोकरी में ताजी मेथी काट रही है और सावधानी से पत्तियां जमा कर रही है। महेंद्र उसके पास खड़े हैं और एक छोटे कैंची से सूखे पत्ते काट रहे हैं। आरव मोबाइल से तस्वीर खींच रहा है। सीढ़ियों से सुशीला और नेहा ऊपर आ रही है। उनके हाथ में खाली टोकरी है। सुशीला कहती है, मीरा, ये देखो, इतनी घनी मेथी तो बाजार में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि ये सब इतना अच्छा उग जाएगा। मम्मी जी, बस रोज थोड़ा समय दिया है। सुबह पानी, शाम को मिट्टी पलटना। पौधे भी घर के लोगों जैसे होते हैं, ध्यान दो तो बढ़ते हैं। सुशीला एक पत्ता तोड़कर हाथ में मसलती है और खुशबू सूंघती है। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखता है। महेंद्र टोकरी उठाकर वजन महसूस करते हैं और हल्की हंसी हंसते हैं। नेहा झुककर टमाटर को हाथ से घुमाकर देखती है कि कितना पका है। आरव छत की रेलिंग से नीचे सड़क की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराता है। पिछले 3 महीने से हरी सब्जी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बिजली तो जब हमारे पास घर है ही नहीं तो कमरा कहां से आएगा? चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो।
मोहन ये कहकर सो जाता है। तभी अचानक उसकी जेठानी की आंख खुलती है और वो कहती है, अरे देवरानी जी, आप सो भी जाइए। क्या रात भर तारे गिनने का इरादा है क्या? भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? लगता है तारे गिन गिन करके ही रात गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो चली सोने। सब सो जाते हैं और वर्षा रात भर जागती रहती है और आसमान के तारों को देखती रहती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। अरे ये क्या बहू, एक रात की दुल्हन और ये हाल है तुम्हारा? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? माँ जी, लगता है छोटी बहू ने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। मैंने कल इससे कहा था कि रात भर तारे गिनिए, लगता है इन्होंने वही काम किया है। दीपाली हंसने लगती है, जबकि वर्षा बेबसी और परेशानी से उसे देखती रह जाती है। मैं और क्या करती, जब चारपाई पर नींद ही नहीं आएगी तो तारे ही गिनूंगी ना। मुझे सच में यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अरे बेटी, 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, पर फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे इसकी आदत कभी नहीं होगी। मैं गरीब जरूर थी, पर इतनी भी नहीं कि कभी घर छोड़कर खेतों में सोना पड़े। मैंने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया। मैं यहाँ नहीं रह सकती। वर्षा गुस्से में अपनी बात कह ही रही थी कि तभी वहां मोहन आ गया। तुम ये क्या कह रही हो वर्षा? माना कि मैंने झूठ बोला, पर अब तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। या तो मुझे किसी पक्के घर में रखो, वरना मुझे वापस जाने दो। एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है तुम्हारा दिल लग जाए। देखो वर्षा, अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक पक्का घर बनवा दूंगा। मोहन की बात सुनकर वर्षा कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, क्योंकि मैं इस तरह पूरी जिंदगी गुजार नहीं सकती। उस रात वर्षा फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। फिर इसी तरह कई रातें बीत जाती हैं। लगातार नींद पूरी ना होने के कारण एक दिन वर्षा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे भाभी, भाभी आप तो बेहोश होकर गिर गई। भैया कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। मोहन उसे डॉक्टर वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। जब वो वर्षा की जांच करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, मोहन, तुम्हारी पत्नी की हालत इसलिए खराब हुई है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। जब इंसान सो नहीं पाता तो उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है। तुम कोशिश करो कि यह अपनी नींद पूरी करे, वरना यह बीमारी कोई और रंग भी ले सकती है। मोहन वैद्य जी की बात सुनकर घर आता है। तभी उसकी माँ पूछती है, बेटा, बहू को क्या हो गया? क्या वो बहुत कमजोर है? कुछ खाती पीती नहीं है, इसीलिए बेहोश हो गई है क्या? नहीं माँ, असल में वैद्य जी ने कहा है कि इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। रातों को न सो पाने की वजह से इसकी तबीयत इतनी खराब हुई है। मोहन अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताता है। तब दीपाली कहती है, अब ऐसा भी क्या है कि नींद ही पूरी नहीं हो रही? ये तो सरासर नखरेबाजी है। मुझे देखो, जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी ना, तब मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैं भी तो यही रहती हूँ। मैंने भी तो सब कहा, फिर भी मैं बीमार क्यों नहीं पड़ी? मैं तो कहती हूँ ये सब नई दुल्हन के नाटक और ड्रामे हैं। अभी जेठानी की बात सुनकर वर्षा हैरान रह जाती है और कहती है, भाभी, आपको ये ड्रामा लग रहा है? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के इस माहौल में ढल जाऊं। शाबाश बेटी, तुम चिंता मत करो। 1-2 दिन की बात है, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम कोशिश करोगी तो तुम्हें यहाँ सब अच्छा लगने लगेगा। सब लोग वर्षा का बहुत ख्याल रखते हैं। जब सब चले जाते हैं तब वर्षा चारपाई पर लेटी हुई सोचने लगती है। शायद सब ठीक कह रहे हैं। ये लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। भले ही ये गरीब हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, मुझे एक कोशिश और करनी होगी। वो सोने की कोशिश करती है
और कई रातों की थकान उस पर हावी हो जाती है और आखिरकार उसे गहरी नींद आ जाती है और सुबह उसकी आंख खुलती है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद से कहती है, मैं कई दिनों से सोई नहीं थी, इसीलिए आज नींद आ गई है। वैसे वह कहावत सच ही है कि अगर नींद गहरी हो तो सूली पर भी आ जाती है। पर मैं भी सबके साथ खेतों पर काम करूंगी। यही सोचकर वो खेत के बीचों बीच पहुंच जाती है जहां उसके परिवार के सभी सदस्य खेती बाड़ी कर रहे थे। अरे बहू, तुम यहाँ क्यों आ गई? जाओ जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। माँ जी, असल में मैं अब ठीक हूँ। अब तो मेरे विवाह को भी कई दिन बीत चुके हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं भी खेतों पर आप लोगों का हाथ बटाऊं। क्या सच में तुम वाकई हमारे खेत में काम करोगी? माँ जी, क्या आप मुझे इस घर का सदस्य नहीं समझती? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होगी। चलो आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि सब्जियाँ कैसे बोई जाती है और उन्हें कैसे तोड़ना है। परिवार के सभी लोग बड़े प्रेम से उसे काम सिखाने लगते हैं। तभी वहाँ गांव की दो औरतें आती हैं, जिन्हें देखकर वो बातें करने लगती हैं। अरे देखो, इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि ये अभी 4 दिन की दुल्हन है। कैसे लोग हैं ये? एक तो नई दुल्हन को घर के बजाय खेत में ले आए